हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने पायसम सटाइवम या मटर के पौधों पर जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट या संकरण प्रयोग करे तो उनसे प्राप्त रिजल्ट्स और परिणामों के आधार पर कुछ लॉज को पोस्टुलेट्स या प्रतिपादन किया। इन्हें हम मेंडल के वंशागति के नियम या आनुवांशिकता के नियम या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडल ने 3 लॉज पोस्टुलेट किए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने पी के मटर के 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, जिनके रिजल्ट्स उनको इस तरह से प्राप्त हुए थे, और सभी कैरेक्टर्स के F1 जनरेशन जो था उसके अंदर रेशो था 3:1, मतलब 3 डोमिनेंट था और 1 रेसेसिव कैरेक्टर था। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसकी डेफिनेशन है: When two homozygous individuals with one or more sets of contrasting characters are crossed, the character that appear in F1 hybrids are dominant character and those do not appear in F1 are recessive characters. जब दो समयुग्मी इंडिविजुअल्स का क्रॉस कराया जाता है तब जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में आते हैं उन्हें हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं या प्रभावी कहलाते हैं, और जो F1 जनरेशन में छिप जाते हैं या नहीं दिखते हैं उन्हें हम रेसेसिव या अप्रभावी कहते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। In a hybrid union, the allele which express itself phenotypically is a dominant allele, while the allele which fails to express itself phenotypically is recessive allele. हाइब्रिड इंडिविजुअल जो है फिनोटिपिकली F1 जनरेशन में खाली डोमिनेंट कैरेक्टर्स को ही दर्शाता है। जैसे कि जब हम मटर के पौधे में स्टेम की हाइट के 2 गुण या 2 कैरेक्टर्स लेते हैं, ड्वार्फ और टॉल, दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं होमोजाइगस नेचर में रहते हैं। अगर टॉल होगा तो उसका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल टी, और ड्वार्फ होमोजाइगस का रहेगा स्मॉल टी। ये है P1 जनरेशन, इससे गैमीट्स प्राप्त होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड प्राप्त होगा उसका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और फिनोटाइप रहेगा हाइब्रिड टॉल। F1 पीढ़ी के अंदर एक लक्षण लंबापन या लंबाई जो है एक जनक से दूसरे लक्षण यानी कि ड्वार्फनेस को छुपा लेता है, और इसके अंदर F1 जनरेशन के अंदर जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेट्रोजाइगस होता है। F1 के अंदर जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो F1 से F2 जनरेशन प्राप्त होता है, जिसके अंदर 75% जो प्लांट्स रहते हैं वो टॉल रहते हैं और 25% जो रहते हैं ड्वार्फ रहते हैं। अर्थात टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स का जो रेशो होता है वो 3:1। लंबे या टॉल पौधे जो होते हैं वे 1/3 शुद्ध लंबे कैपिटल टी और 2/3 जो रहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर अपने आप को दर्शा पाता है वह डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो अपने आप को दर्शा नहीं पाता है वह रेसेसिव कैरेक्टर होता है। कैपिटल टी व कैपिटल टी स्मॉल टी में प्रभावी या डोमिनेंट उपस्थित होने के कारण लंबा या टॉल का जो फिनोटाइप होता है वो 3/4 रेशो में उत्पन्न होता है, और जो 1/4 है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी F2 जनरेशन में होता है। डोमिनेंस और रेसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो उनको एंजाइमेटिक फंक्शन के आधार पर भी समझाया जा सकता है। डोमिनेंट जीन्स जो हैं वह
अपने आप को इसलिए दर्शा पाते हैं या वह इसलिए एक्सप्रेसिव होते हैं क्योंकि वह एक्टिव पॉलीपेप्टाइड या एक्टिव प्रोटीन्स बनाते हैं, जबकि रेसेसिव जीन्स जो रहते हैं वह इनकम्प्लीट या नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, जिसके कारण डोमिनेंट जीन जो रहता है एक स्पेसिफिक फिनोटाइप देता है और रेसेसिव जीन नहीं दे पाता। इम्पॉर्टेंस ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस का कि जो हार्मफुल रेसेसिव कैरेक्टर्स अगर आ जाएं तो वह नॉर्मल डोमिनेंट कैरेक्टर के द्वारा मास्क या दबा दिए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में इडियोसी, डायबिटीज़, हीमोफीलिया, ये सब रेसेसिव कैरेक्टर हैं। अगर इनमें यह ह्यूमन बींग्स में ये कैरेक्टर हों तो भी ये रेसेसिव होते हैं और अपने आप को दर्शा नहीं पाते। ये सब हार्मफुल रेसेसिव जीन्स रहते हैं जो काफ़ी जनरेशन्स तक बॉडी में रहते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मेंडल का सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक नॉर्मल सोमेटिक सेल के पास एक कैरेक्टर के दो अलील्स होते हैं। एक गैमेट या स्पर्म हो या एग हो या पोलन हो या एव्यूल हो, उसके पास एक सोमेटिक सेल के पास दो अलील होता है। जैसे एक सेल है, उसके अंदर ब्राउन आइज़ के लिए अलील होगा कैपिटल बी और ब्लू आइज़ के लिए अलील होगा स्मॉल बी। तो सोमेटिक सेल का जो वो होगा कैरेक्टर वो होगा कैपिटल बी, स्मॉल बी, और उसमें से जो गैमेट बनेंगे वो होंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या स्टेट करता है? That when a pair of contrasting factors or genes or allelomorphs are brought together in heterozygote, the two members of the allelic pair remains together without being contaminated. And when gametes are formed from the hybrids, two separate out from each other and only one enters each gamete. विषम युग्मी या संकर में युग्म विकल्पी के दोनों कारक या जीन पास पास रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित या कंटेमिनेट नहीं होते तथा युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में पहुंच जाते हैं, अतः प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है। The law of segregation states that each individual has two factors for each trait. हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर होते हैं। दोनों फैक्टर जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं जब गैमेट्स का निर्माण होता है। ईच गैमेट कंटेन ओनली वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ फैक्टर। जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर से गैमेट के अंदर एक ही कैरेक्टर पहुंचता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जो जाइगोट बनता है या जो इंडिविजुअल बनता है उसके अंदर वो दोनों फैक्टर्स एक कैरेक्टर के प्रेजेंट होते हैं। प्योर टॉल प्लांट्स जो रहते हैं वो होमोजाइगस रहते हैं और उनके पास जो जीन्स रहते हैं वो होते हैं कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट्स के पास जीन्स होते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। टॉलनेस और ड्वार्फनेस, लंबाई या बोनापन दोनों ही इंडिपेंडेंट लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स या डिटरमाइनर्स हैं। प्योर टॉल प्लांट्स ऐसे गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा जिसके पास सारे जीन कैपिटल टी हो, और ड्वार्फ प्लांट्स ऐसे गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा जिससे उनके अंदर सारे गैमेट्स स्मॉल टी टाइप के हों। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है और जीनोटाइप बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स फिनोटिपिकली टॉल होते हैं और उनके पास एक जीन टॉलनेस का होता है और एक जीन ड्वार्फनेस का होता है। ये जो टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के पास रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते। कैपिटल टी से टॉल ही बनता है और स्मॉल टी से ड्वार्फ कैरेक्टर बनता है। लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है कैपिटल जी
टॉलनेस का और स्मॉल टी जब डॉर्कनेस का, तो ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और जो हैं अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं। इससे दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक हेट्रोजाइगस कैपिटल टी और स्मॉल टी से एक बनता है कैपिटल टी और दूसरा बनता है स्मॉल टी। दोनों ही 50% इक्वल अमाउंट में बनते हैं, या तो ये टॉलनेस को शो करते हैं या डॉर्कनेस को। तो F1 जनरेशन का जो प्लांट मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं। इसलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यह दोनों एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। जैसे कि F1 जनरेशन में बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है F2 जनरेशन में जब सेल्फ फर्टिलाइज करता है तो उनसे जो बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं, एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते और इस तरह से ये प्योर गैमीट्स बनते हैं। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने ही जीन कंसेप्ट के इम्पोर्टेंस को बढ़ाया था। उनका कहना था कि हर कैरेक्टर का जो विकास है वह एक जीन के कंट्रोल से होता है। हर जीन के 2 अलील्स होते हैं और वे दोनों अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक जीन है टॉलनेस या स्टेम का लेंथ जो कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 अलील्स के द्वारा शो किया जाता है। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर डॉट्स के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए जीन के जो अलील्स हैं वह एक ही सेल में रहते हुए भी कंटेमिनेट नहीं होते हैं। एक जीन के जो अलील्स हैं वे अलग अलग होकर हाइब्रिड प्लांट्स में F1 जनरेशन के बाद जो F2 जनरेशन बनता है उसमें अलग अलग गैमीट्स में एंटर करते हैं। जीन जो है वह यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो एक जनरेशन से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है। Mendel's third law is law of independent assortment, which states that if the inheritance for more than one pair of character is studied simultaneously, the factors or genes for each pair of characters assort out independently of other pairs. जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपन्यासी लक्षणों के बीच संकरण किया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपोहन का नियम कहते हैं। In other words, each allele of any one pair is free to combine with allele from each of the remaining pairs during the formation of gametes. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं और इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा सकते हैं। मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कॉटिलिडन का कलर और सीड का शेप 2 कैरेक्टर्स लिए, येलो राउंड और सीड का शेप राउंड रिंकल्ड। मेंडल ने जब उनको क्रॉस किया तो येलो कॉटिलिडन्स को कैपिटल वाई, राउंड सीड्स को कैपिटल आर, ग्रीन कॉटिलिडन्स को स्मॉल वाई और रिंकल्ड सीड्स को स्मॉल आर से डिनोट किया। येलो और राउंड पेरेंट का जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर और ग्रीन रिंकल्ड पेरेंट का कैरेक्टर होगा या जीनोटाइप होगा स्मॉल आर। हर पेरेंट जो है वो है होमोजाइगस है, कलर हो या शेप के लिए
तो उनसे जो एक ही तरह का गैमेट्स प्रोड्यूस होगा। जो कैपिटल वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर जो येलो राउंड पेरेंट है, उससे कैपिटल वाई, कैपिटल आर टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। और ग्रीन और रिंकल्ड जो हैं उन स्मॉल वाई, स्मॉल आर से जो है स्मॉल वाई और स्मॉल आर टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। जो पेरेंटल जनरेशन है उनसे जब क्रॉस हुआ तो उनसे जो F1 जनरेशन मिली वह होगी कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और सारे प्लांट्स जो हैं F1 जनरेशन के वह रहेंगे येलो और राउंड। यह इंडिकेट करता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी जो है अलील्स जो हैं वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही आते हैं। जिस तरह कैपिटल टी से स्मॉल कैपिटल टी आता है, स्मॉल टी से एक स्मॉल टी आता है, उसी तरह से जब हम डबल दो कैरेक्टर्स लेते हैं तो भी एक ही हर रेट से एक ही अलील आता है। जो डोमिनेंट हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर जो हैं वो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, और स्मॉल वाई और स्मॉल आर जो रहते हैं वो हिडन होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वह रेसेसिव रहते हैं। मेंडल का ये कहना था कि जो F1 जनरेशन से जो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर जो बनता है उनसे जो अलील्स बनते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन F1 जनरेशन के अंदर। अब एक पेयर दूसरे पेयर से अलग हो जाता है, एक दूसरे को वो कंटेमिनेट नहीं करता है और एक गैमेट के अंदर एंटर करता है, यानी कि कैपिटल वाई जो है वो कैपिटल स्मॉल वाई एक ही गैमेट के अंदर एक ही अलील आएगा, या तो वो कैपिटल वाई होगा या स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा। जिस गैमेट के अंदर जो कलर आ रहा है वह उसके अंदर एक फैक्टर कलर का होता है और दूसरा फैक्टर जो है वो शेप का होगा। इसलिए जिस गैमेट के पास वाई आ रहा है वह वाई जो आ रहा है वो कलर के लिए आ रहा है, और जो आर या स्मॉल आर आ रहा है वह शेप के लिए आ रहा है। इसका मतलब वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर जो हैं वो दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और कलर के लिए भी आर या स्मॉल आर प्रोड्यूस होगा। इस तरह से चार तरह के गैमेट्स मिलेंगे। वह गैमेट्स रहेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हैं चार गैमेट्स हमको इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं F1 हाइब्रिड से, और इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर। हर कैरेक्टर जो है वह जो चार तरह के कैरेक्टर्स या चार तरह के गैमेट्स मिल रहे हैं, और वो हर गैमेट जो एक अलग अलग कैरेक्टर को शो कर रहा है। इसलिए देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड 4 टाइप ऑफ फीमेल गैमेट्स फॉर्म्ड बाय द F1 हाइब्रिड। 4 प्रकार के ही मेल गैमेट बनेंगे और 4 प्रकार के ही फीमेल गैमेट बनेंगे। जैसे कैपिटल वाई, कैपिटल आर को जब हम स्मॉल आर से क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर हमको येलो और राउंड मिलते हैं, जो कि F1 जनरेशन है जिसके अंदर सारे प्लांट्स हमको येलो और राउंड मिलेंगे। इस F1 जनरेशन से चार तरह के गैमेट्स मिलते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और जब इनको F2 जनरेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो मेल गैमेट्स भी चार रहेंगे और फीमेल गैमेट्स भी चार ही रहते हैं। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है F2 जनरेशन के अंदर तो ये मेल और फीमेल गैमेट जो हैं पुन्नेट चेकर बोर्ड बनाते हैं, और इनको हम चार तरह के हमको फिनोटिपिक
कैरेक्टर्स मिलते हैं वे होते हैं येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, जो कि हमें 9:3:3:1 रेशो में मिलते हैं। इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक डायहाइब्रिड रेशो। तो F2 जनरेशन के अंदर हर कैरेक्टर जो है इंडिपेंडेंटली अलग अलग या सॉर्ट आउट हो जाता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। पुनेट स्क्वायर के अंदर 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं और 16 स्क्वायर्स में हमको ये दिखाई देते हैं, और जब हम इन स्क्वायर्स को काउंट करेंगे तो हमको 4 तरह के फिनोटाइप्स मिलते हैं F2 जनरेशन के अंदर। और यह 4 तरह के जो प्लांट्स हैं वह होते हैं येलो एंड राउंड 9 मिलते हैं, येलो एंड रिंकल्ड 3, ग्रीन एंड राउंड 3 और ग्रीन एंड रिंकल्ड 1 मिलते हैं। 9:3:3:1। मेंडल ने जो है इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से यह सिद्ध किया। The inheritance of each trait is determined by units AA or factors AA, now called genes, that are passed on to the descendant unchanged. जो भी इनहेरिटेंस होता है वह या तो जीन्स या फैक्टर्स के द्वारा होता है और जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना चेंज हुए पास होते हैं। An individual inherits one such unit from each parent for each trait. इंडिविजुअल जो जनरेशन पैदा हो रही है वह अपने पेरेंट्स से एक एक कैरेक्टर लेके आती है। अ ट्रेट may not show up in an individual but still can be passed on to the next generation. वह कैरेक्टर इंडिविजुअल में शो नहीं होता है लेकिन वह नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। The genes for each trait segregate themselves during gamete formation. जो जीन्स जिस कैरेक्टर्स के लिए शो करते हैं वह जब गैमीट्स बनता है, जैसे कैपिटल T स्मॉल t जो F1 जनरेशन में बनते हैं, लेकिन जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो यह दोनों जीन्स एक दूसरे से सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं। और जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर जो जीनोटिपिक रेशो होता है वह होता है 1:2:4:2:1:2:1:2:1। थैंक यू।